नमस्कार। भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिला की ओर से फिर से आप सबको स्वागत है। आज का जो हमारा फेसबुक प्रोग्राम चल रहा है उसमें, तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रत्नेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि सत्यावती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफेसर जो है वो हैं। और उनका जो पीएचडी का जो टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है सरस्वती घाटी के प्रमुख तीर्थ का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। एक ज्ञानी होने के नाते और भारतीय इतिहास और आर्कियोलॉजी के ऊपर उनका विशेष रुचि होने के नाते उन्होंने जो अपना जो शोध पत्र है, जितना भी शोध पत्र है उसमें हम अगर ध्यान दें तो उस सभी शोध पत्र में भारतीय इतिहास का एक भारतीय दृष्टिकोण से जो भारतीय इतिहास लिखने का एक जो तरीका है वो हम लोगों को मिलता है। रत्नेश जी 21 शोध पत्र की उनके नाम से जुड़ी हुई है। उन्होंने बहुत सारे किताब का संपादक भी है और इसमें दिल्ली का मंदिर और इतिहास और पुराण, मध्य प्रदेश के मंदिर और स्थापत्य इन्होंने संपादना किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते पहले से पिछले 10 सालों से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जो इतनी कम समय में बोलना उचित नहीं हो, समय भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में वो राष्ट्रीय संपादक हैं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का और युवा इतिहासकार अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का संयोजक भी है। तो पहले तो रत्नेश जी को सादर आमंत्रण हमारा जिला समिति की ओर से, और आपने यहाँ पे हमारा जो निमंत्रण था उसमें आप आए। आपने आज जो विषय चुना है वो है भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। तो हमको लगता है और हमको पता है कि हमारा भारत का इतिहास का जो परंपरा है वो आज आपका वक्तव्य के माध्यम से हमारे पास आएंगे और जितने भी दर्शक यहाँ पे हैं सब लाभान्वित होंगे। तो आप हमको हमारा जो जिला समिति की ओर से फिर से एक बार आपको सादर आमंत्रण करते हैं और आपको समय नष्ट ना करते हुए आपको आपका वक्तव्य शुरू करने के लिए अनुरोध करते हैं। नमस्कार रत्नेश, आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार नीलांजन जी, आदरणीय नीलांजन जी, सेक्रेटरी भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज असम, और सभी कार्यकर्ता बंधुओं। आज का जो विषय है वो मैंने लिया हुआ है भारतीय इतिहास लेखन। इसको मैं दो भाग में इसको लेकर के मैं जाऊंगा। पहला भाग तो ये है कि भारत को देखने के जो दृष्टिकोण, जो यूरोपीय दृष्टिकोण वस्तुतः है, उसका क्या इतिहास को लेकर के, और भारत में इतिहास को लेकर के क्या परिकल्पना रही है, क्या लेखन रहा है। तो ये दोनों पार्ट, ताकि ये समझना आसान हो कि जो अभी हम इतिहास को लेकर उपापोह की स्थिति में है उसका वास्तविक कारण क्या है। एक दूसरा, हमें उपापोह की स्थिति में क्यों नहीं होना चाहिए और हम कितने समृद्ध हैं इतिहास को लेकर के वो। तो ये दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और इसका जो पहला जो पार्ट है वो मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो भारतीय इतिहास को लेकर के जो यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट है, कैसे यूरोपीय भारत को देखते हैं, उस पर थोड़ा सा हम एक गौर कर लेंगे। और 2 से 3 प्रमुख जो यूरोपियंस है जिन्होंने इतिहास को बदलने का काम किया, भारतीय परिवेश को लेकर के, भारतीय इतिहास को लेकर के, उसके विषय पे थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद फिर आऊंगा कि भारतीय इतिहास की परंपरा कहाँ से शुरू होकर के कैसे प्रवाहमान होती रही है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो प्रारंभ में जो प्राच्यवादी इतिहासकार रहे हैं, जो उन्होंने भारत को देखा है, उन्होंने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जब वो पहली बार जिन्होंने भारत को देखा, जिन्होंने समझा, उन्होंने बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की है। इवन जो वास्को डी गामा है, जब वो 18वीं शताब्दी में भारत में आ रहा है, तो वो आ तो रहा है व्यापार के लिए और बार बार आ रहा है वो, लेकिन जब वो भारत को क्या कहता है, वो कहता है कि संभावनाओं की भूमि है भारत, जो है वो स्वर्ण भूमि है। और आप जानते होंगे बहुत बड़ा लेखक है शेक्सपियर, उस शेक्सपियर का क्या कहना है कि भारत महान अवसरों की चरम सीमा है।
अगर हम महाकवि मिल्टन की बात करें तो वो उसने भारत के धन की महिमा गाई है। हम जिस जर्मन दार्शनिक हीगल की बात करते हैं, वो क्या कह रहा है, ये भारत जो है मनोकामना की भूमि है। यानी कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो भारत में जाके पूर्ण नहीं होती है, ये हीगल का कहना है। स्विस लेखक है विजोरेल लैंडस्टोन, वो कह रहा है कि भारत पहुंचने के मार्ग तो बहुत अनेक हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था कि भारत की उपजाऊ भूमि पे पहुंचना और वहां के बहुमूल्य सोने, चांदी, कीमती रत्नों और मसालों, साथ ही साथ कीमती कपड़ों का लबालब भर करके अपने देश में वापस लाना। एडम स्मिथ की बात करें तो वो कह रहा है कि जो प्राचीन देशों में जो सबसे अमीर देश है वो भारत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है जॉन एच हालवेल, वो क्या लिखता है कि जो भारतीयों के जो हिंदुओं का जो सिद्धांत ग्रंथ है वो पुराने ईसाइयों के ओल्ड टेस्टामेंट से भी ज्यादा प्रभावी है और प्रकटीकरण करता है। वो आगे कह रहा है कि पौराणिक कथाएं जो है वो विश्व के उत्पत्ति के सिद्धांतों को मिस्र वासियों, ग्रीकों और रोम वासियों से नहीं बल्कि ब्राह्मणों के सिद्धांत से प्राप्त करता है। ये वो प्राच्यवादी लोग हैं, इतिहासकार हैं, जो पहली बार जब भारत को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो वो इस तरह से भारत का वर्णन कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, तो जो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक है इमैनुअल कांट, वो क्या कर रहा है कि भारतीय संस्कृति की सभ्यता को स्वीकार करता है और क्या लिखता है कि उनका धर्म सात्विकता से परिपूर्ण है। कोई भी देवत्व के सिद्धांत को स्वाभाविक रूप से पा सकता है, जो विश्व में अन्य कहीं प्राप्त नहीं है। ये इमैनुअल कांट बोल रहा है भारत के बारे में। यह एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तब का समय है जब अभी भारत के खिलाफ यूरोपियन का ये जो ध्यान है या आकर्षण इस तरह से नहीं गया था कि इस पे शासन करना और इस इतिहास को विकृत करना। अभी ये पहला जो एक चरण चल रहा है जहां पे भारत को जानने का प्रयास पूरा विश्व कर रहा है, उस समय भारत के बारे में क्या क्या कर रहे हैं। जो फ्रांस के क्रांति का जो सबसे बड़ा जो योद्धा रहा है वाल्टेयर, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भारत को धर्मगृह मानता है। वो कहता है भारत के लोगों से लोगों ने अपार ज्ञान लिया, हमने उससे शतरंज सीखा, हमने उससे ज्योतिष के सिद्धांत सीखे, हमारी जो कथाएं हैं वो भारत से प्रभावित हैं। उसने कहा कि अगर मैं संक्षेप में कहूं तो खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या, आत्म तत्व ज्ञान गंगा के तटों से आए हैं। ये वाल्टेयर कह रहा है। मैं यहाँ ये स्थिति स्पष्ट कर दूं कि ये वो इतिहासकार नहीं है जो इन्वेजन के लिए, इन्वेजन थ्योरी पे विश्वास करके भारत पे या भारत पे कोई आक्रमण करके या कोई व्यापारिक माध्यम से आ करके भारत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशुद्ध भारत की बात कर रहे हैं। फिर स्थिति बिगड़ी कहाँ से? अगर हम इतिहास भारत को लेकर के इतिहास लेखन की ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये बिगड़ा कहाँ से? तो जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज भारत पे स्थापित होता है और एक ईसाइयत की परंपरा यानी कि एक राज्य करने की जब परंपरा आती है, तो नए-नए जो है वो एक-एक शब्द निकाल के लाए जाते हैं और जो यूरोप की समस्या है, चाहे वो राज्य की समस्या हो, वो चर्च की समस्या हो, जिसे धार्मिक समस्या बोलते हैं, उच्च वर्ग की समस्या हो, दासों की समस्या हो या महिलाओं की समस्या हो, उन सारी समस्याओं को भारत में खोजने का प्रयास जो है वो उस समय के जो तत्कालिक विद्वान हो वो करने का प्रयास करते हैं। अगर हम ब्रिटिश इतिहासकारों में सबसे पहले बात करें, मैं केवल 3 इतिहासकारों को लेने वाला हूँ, विलियम जोन्स और स्टुअर्ट मिल और उसके बाद फिर मैकाले। इन तीनों की मानसिकताओं को खाली मैं बता करके ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने भारत के इतिहास को किस तरह से विकृतीकरण की ओर मोड़ा और नए-नए विवाद पैदा करके उसी को वास्तविक इतिहास बनाने का प्रयास किया। अगर हम विलियम जोन्स की बात करें तो सबसे पहले जो वाटर हेस्टिंग्स योजना है 1784 में 1782 में, तो कोलकाता में विलियम जोन्स की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है और जीवन पर्यंत उसका अध्यक्ष बना रहता है। इतना ही नहीं, अगले लगभग 45 ईयर्स तक उस सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य जो है ब्रिटिश है, वो इंडियन नहीं है और कोई भी भारतीय एशिया का विद्वान इसका सदस्य नहीं बन सकता था। इस उद्देश्य से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसका काम क्या था? उसका काम था कि जो
एशियन इतिहास है, पुरातत्व है, कला है, विज्ञान है, साहित्य है, उस बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था उनका? के पीछे का था कि जो भारत का जो ज्ञान है, जो रचना है, जो उनकी काल गणना है, उसको कैसे अपने काल गणना और उसके सृष्टि विज्ञान के अंदर लाना, क्योंकि इतना विस्तृत है कि ये किसी भी कंडीशन में भारतीय जो है ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि यूरोपियन का जो ज्ञान है वो उनसे श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले जो इनके जो साहित्य है, जिनका ज्ञान है, उसको कैसे अपने यूरोपीय फ्रेम में कैसे उसको फिट करना, इसी को लेकर के जो है वो आगे बढ़ता है। और क्या कहता है, वो लिखता क्या है कि जहां तक हमारा पवित्र विश्वास के हिंदुस्तान में प्रसार करने का है, अपना जो पवित्र है, तो कोई भी हिंदू रोम के मिशन और चर्च से धर्मांतरित नहीं होगा। केवल एक मानवीय तरीका है, और वो है कि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करें और अपने हिसाब से उसको जो है वो इंटरप्रेट करें। अभी तक जिस संस्कृत को, जिस भारतीय संस्कृति को विद्वान जो है वो महान बता रहे हैं और सभी ज्ञानों की उत्पत्ति गंगा से और उससे लेकर के जा रहे हैं, वहां पहली बार विलियम जोन्स संस्कृत की और 1786 में अपने दक्षिण भारत भारत भाषण में वो क्या कहता है, संस्कृत की उस पर सवाल उठाते हुए है कि भारतीय, यानी कि कहता है कि संस्कृत जो है वो बात की लैंग्वेज है, इसमें हमारी जो भाषाएं हैं उससे मिलती जुलती है, एक भारोपी और इंडो यूरोपियन भाषा का उद्यम रहता है। और इतना ही होता है, जो है वो एक बहुत सुंदर नौकरानी है ब्रिटिश की, और ब्रिटिश जो है वो बहुत ही अच्छा उसका मालिक है, यानी कि यूरोप एक सुंदर मालकिन है और भारत उसकी सबसे अच्छी नौकरानी है। अगर मैं भारतीय इतिहासकारों की बात करूं तो दो बड़े नाम आते हैं, एक हैं बी.एन. पुरी और दूसरे हैं जेएनयू की इतिहासकार तथा कथित रोमिला थापर। ये कहती हैं कि विलियम जोन्स की प्रशंसा में क्या बोलते हैं, लेकिन रोमिला थापर तो ये कहते हैं कि ये भारत के अतीत का असली खोज करता है और इसकी रचनाओं से भारत में इतिहास के प्रति जो है वो जागरण उत्पन्न होता है। बी.एन. पुरी क्या कह रहा है, बी.एन. पुरी कहते हैं कि ये विलियम जोन्स कोपरनिकस की तरह है ना, वो उसको कोपरनिकस, भारत का कोपरनिकस कहते हैं। इतना ही नहीं है, तो विलियम जोन्स राम की तुलना रोम की कहानियों से जोड़ता है और कहता है कि जो भारत का रामायण है, जो कथाएं हैं, वो भारत की नहीं है, वो इटली और रोम से ली गई कथाएं हैं भारत की। और उसके जो देवी देवता हैं वो जैसे भारत में है वैसे ही रोम में, यानी कि रोम की कथाएं और देवताओं का जो है वो कॉपी किया है भारत ने। ये इस कंडीशन तक वो इतिहास को लेके पहुंचते हैं और हमारे मनोबल को, हमारे इतिहास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। भारत में जो प्रलय की और काल गणना की जो व्यवस्था बताई गई है वो बहुत ही विस्तृत है। अगर मैं आपको एक ये बताना चाहूं कि ईसाई मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो लगभग 4004 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा लिखा हुआ है। और ये 1654 में एक आयरिश बिशप है, यूजर, वो घोषणा कर रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4004 वर्ष पूर्व, टाइम भी देता है वो, 23 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुई है। आप यकीन मानिए कि जो भारत की जो काल गणना है वो 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व जा रही है। अब सृष्टि की उत्पत्ति से लेके हमारा इतिहास लिखा जा रहा है, इसलिए हम उस काल गणना को वहां सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के आ रहे हैं, यानी कि हम बोलते हैं उसको मनवंतर से के हिसाब से हम जोड़ करके आते हैं, श्वेत 12 कल्प से हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो यूजर जो दे रहा है वो दे रहा है 4004 वर्ष पहले। किसी भी कंडीशन में विलियम जोन्स ये मानने को तैयार नहीं था कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4004 वर्ष पूर्व हुई है, क्योंकि उसके धार्मिक ग्रंथ में ये लिख दिया गया है। इतना ही नहीं है, तो इस बात को नहीं मानने के लिए कठोरतम सजा देने का प्रावधान भी यूजर करता है, जो बिशप है। इस कंडीशन में ये पहले इनके लिए शर्त हो जाती है कि जो भारतीय शास्त्र हैं उसको कैसे हम गल्प या कपोल कल्पित कहें। इसके लिए पूरा वो प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर आर्य आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता को आर्य द्वारा समाप्त किया जाना, और उसके बाद फिर आर्यों का विदेशों से आगमन और कई जगह से उनका उत्पत्ति,
सेंट्रल एशिया का उसका सेंटर पॉइंट बताना, इस तरह के बहुत सारे विवाद जो है वो निकल करके आते हैं। 1790 में विलियम जोन्स ने एक भाषण दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस भाषण में उसने कहा कि जो भारत का इतिहास है उसका जो पूरा कालक्रम है वो 1300 वर्षों का ही है, उसी 1300 वर्ष में क्या करता है वो फिट कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो विलियम जोन्स है, जिसको इतिहास का कोपरनिकस कहा जा रहा है, भारतीय उन इतिहासकारों द्वारा जो एकदम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि अपनी पास कितनी समृद्ध विरासत है, वो उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसको कोपरनिकस कहते हैं और उसे कहते हैं कि भारत में इंडोलॉजी और प्राचीन भारत के इतिहास का खोजकर्ता बताते हैं। बकायदे कमोवेश उसी के लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो नाम आता है इतिहास के विकृतीकरण में, वो आता है जेम्स मिल का। बड़ी मजेदार बात है जेम्स मिल को लेकर के, जेम्स मिल कभी भी भारत नहीं आया, ना ही कभी भारतीय लोगों से मिला। वो था क्या, 1819 में 1819 में वो सहायक निरीक्षक के पद पे नियुक्त हुआ था इंग्लैंड में, और उसका काम क्या था कि जीवन पर्यंत लगभग 1836 तक जिया वो, तब तक वो वही बना रहा। इसका काम क्या था कि जो लेटर भारत से आ रहे हैं या जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं उनको सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इन सूचनाओं के आदान प्रदान पे उसने एक किताब लिखी, उसने एक ग्रंथ लिखा भारत में, और उस ग्रंथ का आधार कोई मूल ग्रंथ नहीं था, वो लेटर्स थे, और जो अंग्रेजी में जो अनुवाद हुए भारतीय साहित्यों के, उसके आधार पर लगभग 6000 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा उसने, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ध्यान रखिए इस पुस्तक को, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लगभग 6000 पन्नों का उसने, पृष्ठों का उसने एक इतिहास लिखा, और यह गाइड बन गई एक तरह से भारत में आने वाले अंग्रेजी इतिहासकारों के लिए या अंग्रेजी लोगों के लिए, अंग्रेजी अधिकारियों के लिए। और इतना ही नहीं, तो बहुत लंबे समय तक भारत की सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में विलियम जोन्स की ये बुक, अगर आप कहिए गीता से तो कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई थी और प्रयोग होती रही। ये जेम्स मिल भारत के प्रति विचार क्या रखता था? जेम्स मिल का जो मूल ग्रंथ था उसमें वो कहता है कि 2 शताब्दी पूर्व ये जो अगर जेम्स मिल की बात करें तो वो कहता है कि शताब्दियों पूर्व जो भारतीय समाज है वो बर्बर है, वो मैं क्या बताऊं, वो शब्द मैं प्रयोग नहीं करता, बेसिकली गाली देता हूं, कहता निम्न है, कमजोर है, कायर है, हीन है, अयोग्य है, अधूरा है, गुलाम, अनैतिक, नपुंसक, इन शब्दों का प्रयोग अपने इस 6000 के पृष्ठों में करता है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस समय के भारत, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है ये जानना कि जो जेम्स मिल भारत के और हिंदुओं को इस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, उस समय के उसकी कंडीशन क्या है, उस यूरोप की कंडीशन क्या है। अगर आप भारत सरकार द्वारा छपी हुई पुस्तक सुंदरलाल, सर सुंदरलाल की पुस्तक है, भारत में ब्रिटिश भारत का इतिहास है ना, नहीं, भारत में अंग्रेजी राज, ये पुस्तक है सर सुंदरलाल की। उसमें वो एक कोट करते हैं, जॉन ड्रेपर है, वो क्या लिख रहा है, सेम कंडीशन, यानी कि जो भारत आज के डेट में है उसके तत्कालीन उस समय यूरोप की क्या कंडीशन है, तो जॉन ड्रेपर क्या लिख रहा है कि इंग्लिस्तान के शहरों की, यानी 17वीं शताब्दी के इंग्लिस्तान के शहरों की हालत इतनी खराब है कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। जो बिछौना, जो बिस्तर है वो घास और फूस का है, थैले का है। जो तकिए की जगह लकड़ी के टुकड़े रख रहे हैं। जो शहर वाले खुशहाल थे वो चमड़े के कपड़े पहन रहे हैं, और जो गरीब थे वो अपने हाथ पैरों को पुलियों से, जो पुआल होता है उससे लपेट करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीबों के लिए वैद्य नहीं है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, बीमारी इतने भयंकर रूपों से फैली हुई है कि उस समय लियो 10वें से ले पोप लियो 10वें से लेकर के गली के भिखमंगे तक बीमारियां फैली हुई हैं, और डॉक्टर नहीं है जो पूरी तरह से इनको स्वस्थ कर सके। शिक्षा की हालत का क्या कह रहा है वो, ये जॉन ड्रेपर की बात है, कोई भारतीय इतिहासकार नहीं कह रहा है। उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हुए कि वो बोल रहा है, विदेशी विद्वान बोल रहा है जॉन ड्रेपर, शिक्षा की बात करने के लिए वो कह रहा है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो पार्लियामेंट है, उसमें से बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। किसानों के पास अपनी जमीनें नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, और अगर पादरी किसी की हत्या करते हैं तो उस हत्या के बचने के लिए केवल उनको 6 सीलिंग देना होता था, केवल जुर्माना के रूप में, और वो हत्या से बरी हो जाते थे।
वो उसमें नारकीय व्यवस्था का वर्णन करता है। इसी सभ्य समाज से जेम्स मिल जो है वो निकल करके आता है, और सदियों पुरानी जब लोग नंगे घूम रहे थे दुनिया में और भारत में साम वेदों का गीत गाया जा रहा था, उस सभ्यता को जेम्स मिल और उस सभ्यता को पैदा करने वालों को जेम्स मिल जो है वो कमजोर कह रहा है, कायर कह रहा है, नपुंसक कह रहा है, डरपोक कह रहा है, हीन कह रहा है। और उसकी पुस्तक लंबे समय तक जो है भारत में सिविल सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है, और भारत के ही इतिहासकार उसको जो है वो प्राचीन इतिहास का खोजकर्ता बता रहे हैं। इस स्तर तक जाकर के भारतीय इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया गया। अगर मैं इसके आगे बात करूं टीबी मैकाले का, बार बार नाम आता है टीबी मैकाले का, केवल 2 लेटर में उसका यूज करूंगा, केवल 2 लेटर जो उसमें लिखा हुआ है मैं उसी का प्रयोग करता हूं। कंडीशन क्या है, जब वो इतना घृणा कर रहा है भारत के हिंदुओं से, जो वो भारत में केवल 4 साल रहा है। आप ये ध्यान रखिए, टीबी मैकाले भारत में, टाइनेबी मैकाले भारत में केवल 4 साल रहा है, और उसने इस काल को अपने निर्वासन का काल कहा। ठीक है। और वो जो है 1834 में गवर्नर जनरल की काउंसिल का लॉ मेंबर बन के भारत में आ रहा है, नियुक्त होकर के भारत में आ रहा है। इस नए पद के बारे में वो अपनी बहन को क्या करा, 17 अगस्त 1833 को, अभी वो वही है, इंग्लैंड में ही है, अपनी बहन को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है वो उस पत्र में अपनी बहन को कि इस जो पद मुझे मिला है, इसका जो वेतन है वो 10,000 पाउंड सालाना है, और जो लोग कलकत्ता भारत का, जो लोग कलकत्ता से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, उनका ये कहना है कि मैं 5,000 पाउंड में ही आलीशान जीवन भारत में व्यतीत करके 5,000 पाउंड मैं बचा सकता हूं सालिना। और अभी जबकि मेरी उम्र 39 साल है, तो मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा कि बाकी जीवन जो है मैं शांति से इंग्लैंड वापस आकर के मैं अच्छे से बिता सकूंगा। इस मानसिकता से भारत में आया वो। अब ये समझिए कंडीशन क्या है, भारत में कितना धन है अभी भी, जबकि हम 700 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अंग्रेजों के चंगुल में भारत है। उस समय भी इंग्लैंड से ज्यादा वेतन भारत में है, यानी कि कितनी संभावनाएं भारत में उस समय तक जीवित रहती हैं। दूसरा पत्र मैं उसका लेता हूं, जब वो अपने पिता को लिखता है 1936 में, जब वो भारत में है। 1936 में क्या लिखता है, वो अपने पिता को पत्र लिखता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की योजनाओं के अनुसार काम होता रहा जैसा मैंने फ्रेम किया है, तो अगले 30 साल में भारत में कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। ये 2 पत्र जो अपनी बहन को लिखता है, अपने पिता को लिखता है, ये 2 पत्र उसकी मानसिकता को बताने के लिए काफी हैं, और इसी मैकाले की शिक्षा पद्धति कमोबेश अभी तक जारी है इस भारतीय समाज में। आप किस इतिहास की, किस गौरवमय इतिहास की बात करेंगे, क्या कल्पना करेंगे, कौन सा गौरवमय इतिहास हमारा निकल करके सामने आएगा? विलियम जोन्स, जेम्स मिल, टीबी मैकाले, इनके जो मानस पुत्र हैं आज भी भारतीय संसाधनों पर, शिक्षा संस्थानों में गड़े बैठे हुए हैं, और उन्हीं के इतिहास को और विकृत करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आधुनिक भारत की हम अगर बात करें, तो आजादी के बाद की समस्या यह है कि कमिटी बनती है, उसकी बहुत लंबी कहानी, में नहीं जाऊंगा उसमें। और उस समय के इतिहासकारों से कहा जाता है कि आप बाकी इतिहास जैसा भी लिखो, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास केवल और केवल कांग्रेस के इर्द गिर्द होना चाहिए। मैं बिना नाम लिए मैं यही बता दूं, तत्कालीन इतिहासकारों ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर कांग्रेस अच्छे के रूप में आ रही है तो अच्छा लिखेंगे, अगर कहीं गलती करिए तो गलत लिखेंगे। वो कमेटी भंग कर दी गई, और उस कमेटी का काम जो है वो तत्कालीन वामपंथी इतिहासकारों को दे दिया गया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी कांग्रेस के इतिहास को लिखने की, लेकिन उसके बाद जो आजादी के पहले जो भारत का जो इतिहास डिस्टार्ट हुआ है, उससे 5 टाइम जो है वो ज्यादा डिस्टार्ट जो है आजादी के बाद हुआ। जब इतिहास लिखा जा रहा है, तो उसी समय पंडित भगवत दत्त, जो बंटवारे से पाकिस्तान से भारत आए थे और अपनी किताबों को ला भी नहीं पाए थे, जो बाद में एक अंग्रेज महिला उनकी किताबों को ढूंढते ढूंढते उनको आकर के यहाँ पे देती है दिल्ली में, पंजाबी बाग में पहले रहते थे वो, अभी उनके परिवार है। मैं मिलने गया था, मैं सारी कहानी उन्हें पता कि उन्होंने बाकायदे उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा कि जो इतिहास लिखा जा रहा है वो भारतीय इतिहास नहीं है, उसमें भारतीय आत्मा नहीं दिखाई दे रही है।
और वो अपने पुस्तक में लिखते हैं, भारतवर्ष के बृहत इतिहास नामक पुस्तक लिखते हैं, जो प्रणव अपने खुद प्रकाशन बनाते हैं, प्रणव प्रकाशन। बाद में उस पुस्तक को 3 वॉल्यूम में हासानंद ने छापा, दिल्ली का एक पब्लिशर है। उसमें वो पत्र बकायदे कोट कर रहे हैं। उनका जब जवाब नहीं मिलता है तो वो मजबूर होकर के और भारतवर्ष का बृहत इतिहास लिखते हैं, प्राचीन यानी महाभारत से लेकर के कंटिन्यूअस में आकर के वो मौर्य काल से मौर्य से आगे तक वो किताब लिखते हैं। और भी कई किताबों लिखते हैं, लेकिन ये भारतवर्ष का बृहत इतिहास लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान, के एम मुंशी छोड़ देते हैं कांग्रेस, कंडीशन ये होती है, आप समझिए। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सोच जो यूरोपियंस ने भारत में पैदा की थी, वो सोच ये आगे बढ़ा रहे हैं, और एक लाइन से खारिज कर दिया गया कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। अब ये तो होगी समस्या, समाधान क्या है? ये दर्द मुझे भी हुआ, और ये दर्द नहीं है, ये प्रयास है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आवे। हमने ये बार-बार हम चर्चा करते हैं कि इतिहास को विकृत किया गया, इतिहास ऐसा है, हमें हिस्ट्री लिखने नहीं आती, ये यूरोपियंस ने कह दिया। क्या ऐसा है? हमने जानने का प्रयास किया? क्या हमने अपने शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यक में, अपने स्मृति ग्रंथों में, अपने महाकाव्यों में ये झाँकने का प्रयास किया कि इतिहास है कि नहीं है? और अगर इतिहास है तो किस रूप में है? ये जो 17वीं शताब्दी के असभ्य लोग जो हमें सभ्य करने के लिए आए थे, जबकि उनके शताब्दियों पहले हमारे वहाँ सामवेद के गीत गाए जा रहे हैं, ऋग्वेद की रचना हो रही है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक और सभ्यता लेके हम बैठे हुए हैं। उसको 17वीं शताब्दी का एक अंग्रेज जेम्स मिल जो है बर्बर कह रहा है, नपुंसक कह रहा है। क्या हम ऐसे थे? हमने जानने का प्रयास किया, एज ए हिस्टोरियन हमने जानने का प्रयास किया, एज ए इतिहास के शिक्षक हमने जानने का प्रयास किया। अगर हमने जानने का प्रयास किया होता तो हमने शुरुआत वेदों से की होती। भारत की ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है, उसका वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, निरुक्त, वेदांत, महाभारत, रामायण, जितने भी आप उठा के देख लीजिए, सब में सब, बाद में बताऊंगा कहाँ कहाँ कितनी कितने इतिहास की परिभाषाएं दी है, किस किस मंत्र में दिया हुआ है, कहाँ कहाँ दिया हुआ और क्या क्या मतलब है। बहुत ध्यान से जानने समझने की आवश्यकता है कि जितना विस्तृत और जितना समृद्ध भारत का इतिहास लेखन की परंपरा है, दुनिया उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। जो इतिहास को हिस्ट्री बना करके ही जा हर स्टोरी लिखते थे, जिन्होंने केवल जीवन भर डॉक्यूमेंटेशन किया वो इतिहासकार हो गए। और भारत में जिन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष से इतिहास को जोड़ दिया, उन्हें इतिहासकार नहीं माना गया और इतिहास लेखन से बाहर का बता दिया गया। अगर हम बात करें कि कहाँ से शुरुआत होती है हमारे उसकी, तो हम सबसे पहले ऋग्वेद में आइए। ऋग्वेद से जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम अखिल, चूंकि मैं इतिहास संकलन योजना का राष्ट्रीय इतिहासकार कन्वेनर भी हूँ, संयोजक, तो मैं पहले इतिहास संकलन के आगे लूंगा। कारण क्या, दो, एक तो मंत्र जो वाक्य बनाया, और दूसरा ध्येय, यानी कि एक मंत्र जो दक्षिण भारत का एक ग्रंथ है श्री तत्व निधि, उसमें एक मंत्र है, इतिहास कुशभाष सुकरास्यो महोदर अक्ष सूत्रम घटम बिभ्रत पंकजा भरणान्वित। ये मंत्र उठाया इतिहास संकलन ने। क्यों? क्योंकि इतिहास का ये मूल है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि संवत का प्रारंभ श्वेत वाराह कल्प से हो रहा है। जो इतिहास पुरुष है उसका मुख वराह है, हमें मानते हैं पृथ्वी की जो है वो बाहर निकला था, वराह है, और उसका जो विशाल स्वरूप इतिहास का है उसके उदर में समाहित है, अतः वो महोदर कहा गया है। जो उसका पार्थिव इतिहास का रंग रूप है वो पृथ्वी के रंग रूप के समान है, वो कुशाओं पे बैठने वाला है, और उसका जो संख्यात्मक निर्देश है वो सूत्र के रूप में, वो अक्ष सूत्र वो हाथ में धारण किए हुए है। ज्ञान का अमृत उसका पावन उद्देश्य है, इसलिए उसके दूसरे हाथ में अमृत घट है। इतिहास पुरुष का शरीर कमल के आभूषण से विभूषित है। हमारे राष्ट्रीय सचिव हम लोग के सभी के एक तरह से कहिए तो हम सभी के जो प्राणदाता हैं, या फिर जो ज्ञान परंपरा के जो वाहक हैं, हमारे डॉक्टर बाल मुकुंद जी, वो कहते हैं कि इतिहास, जो ये पुरुष, जो इतिहास पुरुष कमल पे बैठा है वो इतना कोमल है
कि इतिहास जो है इसी कमल की कोमलता के बराबर है कि जरा सा उसको छेड़ा जाएगा तो वो पूरी तरह से विकृत हो जाएगा। इतना कोमल इतिहास है। उस कोमल इतिहास को 7 से 800 वर्षों तक लगातार इस भारत में आघात किया गया। इसलिए आवश्यकता है ढूंढने की कि हमारे इतिहास का सही स्वरूप क्या है। और ये इतिहास कमल पे सौंदर्य, विकास और आनंद का प्रतीक है। एक और आचार्य हुए मल्लीनाथ, उन्होंने अपनी टीका में लिखा ना मूलम लिख्यते किंचित। ये इतिहास संकलन का ध्येय वाक्य है। ना मूलम लिख्यते किंचित, बिना मूल के नहीं लिखेंगे, यानी कि बिना प्राइमरी सोर्स के हम कोई भी इतिहास नहीं लिखेंगे। ये इतिहास संकलन का ध्येय वाक्य, वो मंत्र है, बीज मंत्र इतिहास संकलन का, जो लिया वहां से श्री तत्वनिधि से, जो दक्षिण भारतीय ग्रंथ है। और ध्येय वाक्य लिखा ना मूलम लिखते किंचित, जो मल्लीनाथ की टीका में लिखा गया है। हमने इसको ध्येय वाक्य के रूप में लिया। एक सबसे शानदार जो इतिहास की परिभाषा, मैं एक और क्लियर कर दूं कि इतिहास और हिस्ट्री दोनों एक नहीं है। हिस्ट्री मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, हीज आर हर स्टोरी। जो इतिहास फिर वो क्या है, उसका वर्णन बकायदे शाब्दिक वर्णन किया हुआ है। लेकिन अगर हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण के एक श्लोक की बात करें तो वो क्या लिखता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम इतिवृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। अर्थात इतिहास वह शास्त्र है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए इनका उपदेश से समन्वित होना आवश्यक है। किसी भी इतिहास की प्रासंगिकता सबसे पहली जो है उसकी जो है वो मांग होती है। और कह रहा है इसलिए इसका कथायुक्त होना जरूरी है, और जो पूर्ववृत्त है या जो उसे कथायुक्त करके इतिहास के रूप में प्रस्तुत करना, वस्तुतः यह इतिहास है। इतनी सुंदर परिभाषा शायद ही दुनिया के किसी हिस्ट्री और बाकी जो उसमें यूरोपियन के पास हो। इतना ही नहीं है, अभी और आगे आइए। अगर हम वेदों तक जाएं तो अथर्ववेद का एक मंत्र है, सौ बृहति विश्वनु व्यचलत तम इतिहास च पुराणम च गाथां च नारा संसी च अनुव्यचलन इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नारा संसी च प्रियम धाम भवति यह एवं वेद। अर्थात अथर्वा अंगिरस ऋषि क्या बोलते हैं, परिभाषा देते हैं। अथर्ववेद की मैं बात कर रहा हूं। अथर्ववेद में क्या कहते हैं, समाज राष्ट्र के प्रति संघ रूप में किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु जो अग्रसर होते हैं, उनके कृतित्व कीर्ति का जो वर्णन होता है, जो कीर्तन होता है, वो इतिहास है, पुराण है, गाथा है, नारा संसी है। जो अपने राष्ट्रीय इतिहास को जानता है वो संघीय समाज में प्रतिष्ठित होता है। इस तरह का इतिहास हमको भारत में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त है 102 के 12 जो 12 मंत्र हैं, उसमें बृहद देवता, उसमें इतिहास को सकटायन क्या बोलते हैं, प्रेत इतिहासम सूक्तम तू मन्यते सकटायन यास्को द्रोणमेन्द्र व वैश्वदेवम तू सौनक। यानी कि इतिहास जो है वो हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही दिखाई देता है। और आगे बढ़िए। याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं इतिहास में, शतपथ ब्राह्मण के प्रणेता है याज्ञवल्क्य ऋषि। जो सहायक ग्रंथ है वेदों का, वो क्या कहते हैं कि विभिन्न विद्याओं में इतिहास एक विद्या है जिसका अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। यदनुशासनानि अनुशासनानि विद्या वाकु वाक्यम इतिहासम पुराणम गाथा नारा संसीर इत्यर्ह स्वाध्याय धीते। ये शतपथ ब्राह्मण में कह रहे विद्वानों को करना क्या चाहिए, यह एवं विद्वानों वाको वाक्यम इतिहासम पुराणम इति अरह स्वाध्यायम धीते। जो विद्वान ऐसा जानता है कि वो नित्य इतिहास आदि का स्वाध्याय करता, अध्ययन करता है, वो विद्वान होता है। यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो वेदों में इतिहास को एक विद्या के रूप में बताया जा रहा है। जब मैं वेदों की बात कर रहा हूं तो ये वेदों का अगर कालगणना देखेंगे तो बहुत डिबेट है इस पे। अगर आप शिक्षक हैं और पढ़ा रहे हैं तो 1500 BCE तक ही आप जाते हैं, जब वेदों की उत्पत्ति का काल वैदिक एज बताया जाता है। जबकि एस राजाराम, एसपी गुप्ता और डेविड फ्रॉले की बात करें तो वो लगभग 6000 साल 6000 BC तक लेकर जाते हैं वैदिक एज को। लेकिन अगर हम 1500 BC ही बात कर लें तो उसमें विश्व का कौन सा इतिहास है जो इतिहास के बारे में लिख रहा है, उसमें विश्व की कौन सी सभ्यता है जो इतिहास की परिभाषा दे रही है, जिसमें बाकायदे इतिहास के नाम से भारत में परिभाषा मौजूद है। जहां वेद कह रहा है, पुराण कह रहा है, वेदों का ऋषि कह रहा है, वेदों से समर्थित जो परंपराएं हैं वो कह रही हैं।
क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि? वो कह रहे हैं कि यह एक विद्या है। इतना ही नहीं कर रहे, विद्वांसो ही देवा, अर्थात इतिहास एक विशिष्ट विद्या है जो विद्वानों की मधुर आहुतियों से तृप्त करता है। यानी कि जो विद्वानों को तृप्त करता है वो इतिहास है। जो विद्वानों को तृप्त करता है वो इतिहास। हम गोपद ब्राह्मण की बात करें, गोपद ब्राह्मण में मंत्र आता है पंच वेदानाम निर्मितम सर्प वेदम विसाच वेद मसुर देवम इतिहास वेदम पुराण वेदम स खलु प्राच्या एवं दिशम सर्प वेदम निभितम दक्षिणस्य पिशाच देवम प्रतित्या असुर देव मुदिच्या इतिहास वेदम ध्रुयाधश्च पुराण वेदम पुर। ये गोपत ब्राह्मण में ऋषि कह रहे हैं। अर्थात गोपद ब्राह्मण में इतिहास को ज्ञान यानी कि वेद, वेद स्वयं में जिसका अर्थ ज्ञान होता है, उसकी एक शाखा बताई गई है। इसके विषय में कहा गया है कि उत्तर दिशा से इतिहास वेद का निर्माण हुआ, इतिहास से महत की उत्पत्ति हुई, यानी कि ज्ञान, महत का अर्थ है ज्ञान की उत्पत्ति हुई। यह ध्यातव्य है कि इस देश में ज्ञान का इतना मान रहा है कि प्रथम पुस्तक का नाम ही वेद है। वेद अर्थात ज्ञान है, और वेद ही यहाँ के भारतीयों का चरम उपास्य है। एवं इदम सर्वे वेदा निर्मिता सकल्पा सहस्या स ब्राह्मणा सपत्निष्का साख्याता सपुराणा। अर्थात इतिहास ज्ञान वेद की शाखा है जिसके निर्माण की प्रक्रिया कल्प और उससे आगे बढ़ती। सायण क्या कहते हैं ऋग्वेद का भाष्य लिखते हुए? सायण कहते हैं कि ऐतिहासिक पक्षे चरक ब्राह्मणों इतिहास अमनायते। अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से चरक ब्राह्मण इतिहास की परंपरा को राष्ट्रीय प्रचलन कहते हैं, यानी कि ये सामान्य राष्ट्र का प्रचलन है। यह परंपरा सांगोपांग वेद ब्राह्मण उपनिषद तथा आरण्यक के द्वारा समर्थित राष्ट्रीय प्रचलन में है, यानी कि इतिहास इन सबके द्वारा समर्थित है। निघंटू के टीकाकार देशराज यज्वा चरक ब्राह्मण का एक प्रमाण उद्धृत करते हैं, क्या बोलते हैं? तथा च चरका ध्वज यूणाम ब्राह्मणो इतिहास श्रूयते। अर्थात इतिहास वैदिक ऋद्धत जनों द्वारा कथित श्रुति परंपरा है जिसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। यह प्रमाण काठक संहिता में भी देखने को मिलता है हमें। कहने का अर्थ यह है कि हम जहां इतिहास की परिभाषा उठाते हैं वहां एक नया डायमेंशन दिखाई दे जाता है। यानी कि जो इतिहास से मान लिया गया कि पूर्व घटनाओं का वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, जो एक लाइन में खत्म कर दिया गया, वहां इतिहास की इतनी परिभाषाएं हमारी वेदों से लेकर के आगे तक बढ़ रही हैं, हमारी ऋषि परंपरा में हमको बताई जा रही। क्या हमें इतिहास का ज्ञान नहीं था? या इतनी इतिहास का ज्ञान यूरोपियंस को था? या इतिहास के इतने डायमेंशंस का ज्ञान उनको था? हमारी समस्या क्या है कि हम अपने इतिहास में वापस आए, हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हमारे पास क्या है। हमने ये के आगे बढ़ते रहे कि नहीं जी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने तो हमको इतिहास के द्वारा प्रकाशित किया, वो तो जी कोपरनिकस है, उन्होंने जी प्राचीन इतिहास की जो है उन्होंने खोला, उन्होंने, हम तो जानते ही नहीं थे ये ग्रंथ क्या है। ठीक इसीलिए क्योंकि उनका कोई भी सतही ज्ञान हमारे वेदों के और उपनिषदों के और धार्मिक ग्रंथों के या जो भी सांस्कृतिक ग्रंथ हैं उसके सामने कहीं भी रत्ती भर नहीं टिकते। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हमारे ग्रंथों को ही कपोल कल्पित कर दिया और अपनी भाषा में अनुवाद करके हमारे धर्म को खराब कहने के लिए उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया और अपनी सतही भाषा को उन्होंने सभ्यता का प्रतीक बना लिया। मैं इतने पे ही नहीं रुक रहा हूं और मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप सत्यायन ब्राह्मण की बात देखिए। सायण क्या कहते हैं, एक पाठ का उदाहरण देते हैं उसमें सत्यायन ब्राह्मण का, अत्र सत्यायन इतिहासम आचक्षते। अर्थात सत्यायन की दृष्टि में जो ऐतिहासिक है वो ज्ञान है, यानी कि ऋग्वेद की घटनाओं को मानवीय क्रियाकलाप के साथ साथ केवल दैवी घटना ही नहीं मान रहे हैं, वो इसके वैशिष्ट को व्यापक मान रहे हैं और इतिहास का स्वरूप मान रहे हैं। हम तित्तर मुनि की बात करें, तित्तर मुनि का क्या कथन है? यद ब्रह्मणान इतिहासान पुराणान कल्पना गाथा नारा संसिद्धावत दीवान भवन। अर्थात तैतरीय आरण्यक के प्रणेता तित्तर मुनि का कथन है। बहुत लोग तित्तर मुनि को जैसा जानते भी नहीं, मैं बता देता हूं कि जो तैतरीय आरण्यक है उसके प्रणेता है। उनका कथन है इतिहास वेद के समान ही देवताओं के प्रति आहुति सम है, यानी कि पूजा का भाग है, इसलिए इतिहास वेद के समान।
ये तित्तर मुनि तैतरीय आरण्यक में बोल रहे हैं उस समय जिसमें विश्व की सभ्यताएं नंगे घूम रही हैं। उस समय भारत में इतिहास की ये परिभाषा है। अगर बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इतिहास को परमेश्वर का श्वास कहा जा रहा है। इतिहास सृष्टा का श्वास है। वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वास मिदमेदम यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरास इतिहास पुराणाम। अर्थात ये बृहदारण्यक उपनिषद का है ये। अर्थात गीली लकड़ी से जलाई गई आग से धूम के बादल अलग अलग निकलते हैं, उसी प्रकार महान सत्ता का निश्वासित ही है जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वा अंगिरस तथा इतिहास पुराण है, उससे पंचम वेद के नाम से बताया गया। इतिहास को पांचवा वेद कहा गया, पुराणों को ही पंचम वेद कहा गया, इतिहास को ही पांचवा वेद कहा गया। यानी कि जो वेद के बाद का जो ज्ञान है वो पुराण है और इतिहास है। इसीलिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और मैं भी उसका एक भाग हूं, भारतीय इतिहास पुराण अध्ययन संस्थान की स्थापना की ताकि जो भारतीय जो संस्कृति जो पुराण है वो किस तरह से इतिहास को समृद्ध कर रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं, उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, उन पुराणों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें से एक एक भाग निकाल रहे हैं। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है और मोक्ष वो नहीं है कि भगवान तो पूछा, मोक्ष वो है जो इतिहास की पराकाष्ठा है, जो धर्म अर्थ का मोक्ष, यानी कि कुछ दे करके जाना है, इतिहास कुछ सीख दे करके जाए समाज को, उसको गिरने से बचाए, उस इतिहास की रचना करना है। और ये परंपरा भारत की चलती चली आ रही है, जिस परंपरा को निर्वाह करने का काम अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना लगातार कर रहा है। और आगे बढ़िए, छांदोग्य उपनिषद में आइए। छांदोग्य उपनिषद में क्या करा? ऋग्वेदम भगवस्य धेमी यजुर्वेद सामवेदार्थर्ड चतुर्मितिहासम पुराणम पंचवेदाम वेदाम वेदम। अर्थात पांचवा वेद इतिहास ज्ञान का भंडार है। एक ऐतिहासिक घटना उसमें आ रही है। एक बार नारद मुनि पढ़ने के लिए सनत कुमार के पास गए। सनत कुमार ने पूछा कि तुमने अब तक क्या पढ़ा है? नारद जी का जवाब था, कितना सुंदर जवाब है, चारों वेदों के वेद इतिहास पुराण का मैं अध्ययन किया है जो ज्ञान का ज्ञान है। आई रिपीट, नारद कह रहे हैं कि चारों वेदों का जो वेद इतिहास पुराण है मैंने उसका अध्ययन किया है जो ज्ञान का ज्ञान है। कौन से इतिहास की परिभाषा इतिहास को इतने पराकाष्ठा पहुंचा सकती है? इतना ही नहीं है, उसमें और आगे लिखा, वाग्या ऋग्वेदम विज्ञति यजुर्वेदम सामवेद अथर्वम चतुर्थम इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। अर्थात इतिहास पुराण पुष्प, इतिहास पुराण समाज में मधुरता का उत्पादक है। अथर्वा अंगिरस ऋषियों ने पुष्प रूपी इतिहास का मधु का संकलन बना करके समाज राष्ट्र की सेवा किया। अथर्वांगिरसम एवं मधुम कृतम इतिहासम पुराणम पुष्पम तेवा एते अथर्वांगिरस एतम इतिहासम पुराणाभ्यास। मैं कितने मंत्र आपको मैं गिनाऊं, भारतीय इतिहास में भरे पड़े हैं इतिहास को लेकर के भारतीय शास्त्रों में। अगर इन नकली इतिहासकारों को सामने बैठा के पढ़ा के बता दिया जाए कि भारत के इतिहास की समृद्ध परंपरा है, मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक इतिहासकार युवा इतिहासकार खड़ा हो जाए देश का, तो किसी की हिम्मत है जो भारत के इतिहास की तरफ उंगली उठा के देख ले। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम क्रिटिसाइज करने में जितना आगे रहते हैं, अध्ययन करने में उतना आगे नहीं रहते। आप एक बार लौटिए अपने शास्त्रों की तरफ, दुनिया की सारी जो परिभाषाएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। और आगे बढ़िए, मैं और चाहता हूं कि इतना मैं बता दूं आपको कि अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप एक दो मंत्रों में धराशायी कर सके उन बहरूप इतिहास के नाम पे भारत में खरीद फरोख्त करते हैं और दलाली करते हैं। एक अश्वलायन गृह सूत्र है, इसमें इतिहास पुराण का अनेक बार उल्लेख मिलता है। एक मंत्र में क्या आ रहा है उसमें, अथम स्वाध्याय धीयते ऋतो ऋषय सामान्य अथर्वांग ऋषो ब्राह्मणानि कल्पगाथाम नारा संसी इतिहास पुराण। ये कह रहा है कि एक मंत्र में इतिहास और पुराणों के स्वाध्याय करने से व्यक्ति के देवों के पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इतिहास को लोक उससे कैसे जोड़ा है इतिहास को, यानी कि उसके उपयोगिता को लोगों से सीधे सीधे कैसे जोड़ रहा है वो है। इतना ही नहीं, मंत्र और भी, यच्चोदिते पयम आहुति वीरदेव तद्वदेवता पायन्ति यसुम जिसम धृताहुति कर्म भत्य समानि, यानी कि ये मंत्र ऐसा है जो अश्वलायन गृह सूत्र के
तीसरे खंड छठवें का है। इसका कहना है चिरंजीवी मनुष्यों की कथाएं और मांगलिक इतिहास पुराणों का पाठ करते हुए मथित अग्नि को दीप्त करने के समय बताने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। ये असलाइन गृहसूत्र कह रहा है इतिहास की उपयोगिता बता रहा है सामाजिक जीवन में क्या है। केवल आप विषयी लोगों के लिए ही नहीं, केवल जो विद्वान बने उनके लिए नहीं, सामाजिक जीवन में क्या है। अगर हम बड़े महाकाव्यों की बात करें तो सबसे पहला जो महाकाव्य जिसकी बात की जाती है वो की जाती है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि इतिहास के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं इत्वित्वातुरः श्रुतो राजानि मिदं ब्रवीत श्रूयताम यत् पुरावृत्तम पुराणेषु यथा श्रुतम। ये बाल कांड का मंत्र है। वाल्मीकि, व्यास, सौनक, शुक्राचार्य, अमर को सब में इतिहास को पुरावृत्त के समान पद दिया गया। अर्थात प्राचीन इतिहास से पुरावृत्त है जिसमें प्राचीन ऋषि राजाओं के उत्तम उपलब्धियों का वर्णन किया गया। हमारे लिए वो राजा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका समाज के लिए कोई योगदान नहीं है। हमारे लिए वो राजा इंपॉर्टेंट है जिसका समाज के लिए योगदान है, जिसके कार्य से शिक्षा लेकर के आगे के राजा जो है समाज का कल्याण करे। या उस राजा का वर्णन है जो आताताई है ताकि उसके ज्ञान को रख करके ध्यान रखे कि इस तरह से राजा जो है निरंकुश न होने पाए। यानी कि वो घटनाएं जो समाज को लंबे समय तक प्रभावित करती हैं उसका संकलन इतिहास है। आगे आइए, महाभारत इतिहास से, परिभाषाओं से, इतिहास की व्याख्याओं से, इतिहास लेखन से। वेदव्यास क्या कह रहे हैं? इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संप्रविहेत विभेद लद्यश्रियातम वेदो माम्यतम परिश्चर्य। आदि पर्व में कह रहे हैं महाभारत की स्पष्ट सम्मति है कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपग्रहण करना चाहिए। इतिहास वेद अल्पश्रुत कम शास्त्र पढ़ने वालों से ज्यादा डरता है। एक और बात जान लीजिए, वेद जो है जो कम पढ़े लिखों से ज्यादा डरता है। वो कहता है कि पता नहीं है मेरे किस शब्द के क्या अर्थ निकाल दे जिससे मेरा जो है वो अर्थ का अनर्थ हो जाए। पहला मंत्र है ऋग्वेद का अग्नि मीणे पुरोहितम। इस म में छोटी की मात्रा अगर लगा दी जाए पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाए। इसलिए कह रहा है कि जो उससे संबंधित ग्रंथ है उसको पहले पढ़ो, पहले इस लायक बनो कि तुम वेद पढ़ो। इसके लिए तुम्हें इतिहास पुराण ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं कि भारत का इतिहास पूरे से युक्त ग्रंथ के रूप में जय ही इतिहास है। भारतस्य इतिहासस्य पुण्याम ग्रंथाम संयुताम। ये भी आदि पर्व का ही उन्होंने कहा। एक और मंत्र आदि पर्व में आचरभ्यु कवय केचिदम संप्रख्याते परेख्यानायस्ति तथैव यते इतिहासम एवं भुवि। अर्थात पूर्ववर्ती कविगण प्रवचन करते हैं कि वर्तमान कविवृंद इतिहास का व्याख्यान कर रहे हैं और भविष्य में भी बखान करते रहेंगे। अर्थात इतिहास भूत, वर्तमान और भविष्य की व्याख्या करता है। इस इतिहास की परिभाषा का वर्णन वेदव्यास आदि पर्व में कर रहे हैं महाभारत को। इससे बड़ी कौन सी परिभाषा होगी कि इतिहास भूत, वर्तमान और भविष्य की व्याख्या करता है। आचार्य बालमुकुंद पांडे जी भी यही कहते हैं कि इतिहास भूत से वर्तमान अध्ययन करके भविष्य का निर्माण करता है। अगर इसमें सफल नहीं है इतिहास तो वो इतिहास हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं कि हम किस राजा को क्यों पढ़ें, हमारे लिए आवश्यकता उस राजा को हम क्यों पढ़ें, उसके ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो समाज के लिए है। बेसिकली इतिहास की इस प्रकार की परिभाषा है जो समाज के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। वो इतिहास, वो कार्य, वो राजा, वो समाज हमारे लिए इतिहास का पार्ट बनता है। इतिहास पुराण का उन्मेषक काल सनातन है। इतिहास की सत्ता सनातन त्रिकालिक है। ये बात भी महाभारत कह रहा है। वो कह रहा है कि इतिहास लोक प्रतिष्ठित महाज्ञान है। फिर कह रहा है कि इतिहास ग्रंथों के लक्षणों से युक्त है और इसमें सभी अनुषांगिक विषय समाहित हैं। इतिहासाम सवैयाख्याम विविधाम श्रुतियोपि च इहम सर्वम अनुक्रांतम युक्तम ग्रंथस्य लक्षणम। ये इतिहास की भाषा महाभारत में मिली। ये भी आदि पर्व का ही ग्रंथ है। इतिहास मोक्ष प्रदान करता है। ये महाभारत का कथन है। इतिहास मोक्ष प्रदान करता है जो हमारी जो अंतिम जो है वो लक्ष्य है जीवन का। आचार्य सौनक क्या कह रहे हैं? इतिहासम पुरावृत्तम ऋषि प्रतिक्रियते। ये बृहद देवता में इसका वर्णन है। अर्थात ऋषियों द्वारा किसी कृति कृतित्व का कीर्तन, यश गान, वर्णन जो प्रमाणिक है वो इतिहास है। क्योंकि जो ऋषि है वो मंत्र दृष्टा है, वही प्रवक्ता है। यास्क क्या कह रहे हैं? एक यास्क इतिहास की परिभाषा करते हुए लिखते हैं इतिहासम आक्षते इति आख्यानम। अर्थात दृष्टि, घटना का कथन ही इतिहास है। यास्क के अनुसार आख्यान विदों को ऐतिहासिक कहा। आचार्य कौटिल्य क्या कर रहे हैं?
आचार्य कौटिल्य कर रहे हैं, समा यजुर्वेदांच इतिहास वेदम च वेद। ये अर्थशास्त्र में बोलते हैं कि वेद के स्वरूप का वर्णन करते हुए कौटिल्य कहते हैं साम ऋक यजुर त्रयी कहलाते हैं। यह त्रयी अथर्व वेद तथा इतिहास वेद के अंतर्गत माने जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य के समय वेद के समान इतिहास कौटिल्य लिखते हैं कि प्रत्येक राजा को दिन के तीसरे प्रहर इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। अगर वो इतिहास का अध्ययन नहीं करता है तो उसके लिए राज्य चलाना या राज्य को आगे ले जाना उसके लिए समस्या का कारण है। वो फिर उस राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता अगर उसे इतिहास का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि उसी इतिहास की जानकारी से उसे आगे राज्य चलाने में आसानी होगी। मनुस्मृति क्या कहती है इसको लेकर के? मनुस्मृति कहती है स्वाध्यायम श्रयेत प्रत्यय धर्माण शास्त्राणि चैव ही आख्यानत इतिहासमाश्च पुराणाम खिलानि च। ये मनुस्मृति में कहा गया है। यहाँ मनु महाराज का कथन है कि पितृकर्म श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रित ब्राह्मणों को निर्देश कर रहे हैं कि तुम यजमान को वेद धर्म शास्त्र आख्यान इतिहास और पुराण सुनाओ ताकि उनके कष्ट कम हो सके। ये इतिहास के लोक से जुड़ने की परिभाषा है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या आ रहा है, वो याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं कि यज्ञ की सफलता के लिए इतिहास का अध्ययन और मनन करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण माना है। वेदार्थन पुराणानि सेम इतिहासम शक्तितः, अर्थात यज्ञ की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए साधक को चाहिए कि वेद अथर्व पुराण इतिहास आध्यात्म की विद्या का अध्ययन करे, मनन करे। ये इतिहास की परिभाषाएं हैं। अगर आप खोजने जाइए तो लगभग 100 से अधिक बार इतिहास की परिभाषाएं आपको इसमें मिलेंगी। संहिताओं में 2 बार, ब्राह्मण आरण्यक में 8 बार, इतिहास पुराण 4-4 बार, वेदों में उपनिषदों में 16 बार, इतिहास पुराण 15 बार, इतिहास शब्द वेदांगों में 22 बार, इतिहास पुराण 24 बार। ऐसे बहुत सारे सूक्त और जो है वो इतिहास और पुराण को लेकर के हमें वैदिक ग्रंथों में दिखाई देते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो, उसमें तो वो लिखा हुआ इतिहास के महत्व के इतिहासान श्राव्यम गोदान फलम मापने आते। कहने का अर्थ यह है कि इतिहास आप जहां जाएंगे, जिसमें आप देखना प्रयास करेंगे, सब जगह आपको इतिहास उसी रूप में दिखाई देगा। भारत में इतिहास की परिभाषाओं को लेकर कोई संशय नहीं है। इसके व्याख्यान को लेकर के, इसके अर्थ को लेकर के, इसके समाज के प्रति इसके समर्पण को लेकर के, इसके ज्ञान को लेकर के कहीं भी किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसलिए हमें किसी प्रकार के किसी भी यूरोपीय और सतही इतिहासकारों की बातों पर ध्यान न देकर के अपने वेदों पुराणों अपने भारतीय ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके और अपने गर्व को पुनः स्थापित करने के लिए इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमारे इतिहास इतना समृद्ध है कि ये यूरोपीय जितने भी इतिहासकार हैं, इनकी जो वाक्य हैं, इनकी जो किए हुए परिभाषाएं हैं, वो कहीं भी नहीं ठहरती हैं, इतनी निकृष्ट हैं कि उन्हें पढ़ना भी हम पसंद नहीं करेंगे। और यही हमारे इतिहास का गर्व था कि हमें 700-800 वर्षों के संघर्ष के बाद भी जीवित रखा। हम सभी प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम जीवित रहे। अगर आप भारत की बात करेंगे तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है गायंती देवा किलम गीतानि धनास्ते भारत भूमि भागे। भारत की बात कर रहा है। 9 योजन सहस्त्राणाम विस्तारस्य महामुने। विष्णु पुराण बता रहा है पृथ्वी का अयम तू नवनिर्मिषा द्वीपम सागरम समृतम उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम यद वर्षम भारती नाम तद भारती संतति। वायु पुराण विष्णु पुराण बोल रहा है। महेंद्रो मलयो चहेयो देवतात्मा हिमालय देव रैवत गोविंदो गिरिशारा वलिस्तथा। ये सभी पर्वतों की बात हो रही है। जहां शंकराचार्य 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर रहे हैं, 7 पुरियों की बात कर रहे हैं, 51-52 शक्तिपीठों की बात कर रहे हैं, 4 धामों की बात कर रहे हैं। हमने कभी देखा? हमने नदियों की स्थिति हमारे पास है गाई हमने, गंगे चैमुने चैव सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी ओम जले सन्निधिं कुरु। रोज मंत्र पढ़ के हम स्नान करते हैं। हमने पुरियों को कभी देखा? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका देवा पुरी तक चिला गया। हमने कभी जानने का प्रयास किया कि हमारी भारतीय संस्कृति में सब कुछ है, भूगोल से लेकर के। आप केवल विष्णु पुराण उठा लीजिए अपने हाथ में, जो पहला चैप्टर उसका शुरू होता है वो सृष्टि की रचना का पूरा वर्णन है, सभी प्रकार के द्वीपों का वर्णन है, कौन से द्वीप कहाँ है, कितने हैं, क्या साइज है, क्या आकार है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सारा वर्णन मिलता है।
हम नहीं पढ़ पाते, हम नहीं समझते, इसलिए इन सतही इतिहासकारों के, चाहे भारतीय हो चाहे यूरोपीय हो, उनके इतिहास की परिभाषाएं बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे ही आप अपने शास्त्रों की तरफ लौटेंगे, आप ये जानेंगे कि भारत क्यों विश्व गुरु था। मेरा आप सभी से आग्रह है कि भारत का इतिहास लेखन निरंतर चलता रहा है, और इतिहास की परिभाषाएं हमारे वहां स्थूल नहीं है, हमारे वहां जीवित हैं, जीवंत हैं, जो जीवन से जुड़ती हैं। हमारे पुराने कथाओं को या पुराने घटनाओं को कथाओं के माध्यम से लोगों के जीवन लायक बनाने का जो शास्त्र है, वो इतिहास है जिसकी परिभाषाएं सब तरफ मिलती हैं। हमें बजाय इसके कि केवल हम क्रिटिसाइज करें, हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। मैं पुनः भारतीय इतिहास संकलन समिति असम को मैं धन्यवाद देता हूं, और नीलांजन जी को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतना सुंदर मौका दिया उन्होंने इतिहास पे बोलने के लिए। मुझसे कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए सभी लोग क्षमा करेंगे। नमस्कार, जय, वंदे मातरम। हाँ, नमस्कार रत्नेश जी। अपने जो जिस तरह से हम लोगों को एक नई दिशा और भारतीय परंपरा का जो एक रूप अपने हमारे सामने रखा, हमको और जो हमारा दर्शक है, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे चीज जो हमारे ज्ञान के बाहर थे, वो शायद वो हमारे सामने आ जाएंगे, और जो थोड़ा प्रश्न हमारे मन में कभी भी उठता है, उसका भी समाधान अपने इतनी कम समय में शायद उन लोगों का प्रश्न का उत्तर भी आपने दे दिया। लेकिन एक बात तो सही है कि हमारा जो पाठ्यपुस्तक, इतिहास का जो पाठ्यपुस्तक रहा है स्वाधीनता के बाद, तो स्वाधीनता के बाद जितना भी पाठ्यपुस्तक है उसमें जेम्स मिल और मैकॉले का बात ही वामपंथी वालों ने दूसरी तरह से और उसको बड़ा चढ़ा के हम लोगों को सिखाया। इसीलिए हम बैक टू जो बोलते हैं, हमारा जो ओरिजिनल जो परंपरा है, जो हमारा जो वेद, पुराण और रामायण महाभारत का जो ओरिजिनल जो शिक्षा है, उसमें हम लौट नहीं सकते, वो लौट नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि हमारी मन में एक दुविधा है कि कौन सही है। तो भारतीय इतिहास संकलन समिति का काम ही यही है कि ये जो दुविधा है कि कॉलोनियल हिस्टोग्राफर और जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसको जिसके लिए आज हम मर्यादा श्री राम को मिथक बोलते हैं और बोलते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ हमारा ये वामपंथी वालों का ये जो पाठ्यपुस्तक दिया गया है, इसी का एक नतीजा है ये। नहीं तो इस देश में तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जो हजारों सालों का जो परंपरा है, सिर्फ क्योंकि ये होता है क्योंकि पाठ्यपुस्तक जो है शिशु का जो मन है, उस मन को तैयार करता है उसका किताब। आज आप आगे देखिएगा, अगर किसी भी जो राज्य है वहां पे भूगोल का जो अध्ययन नहीं होता है, भूगोल अध्ययन नहीं होता है, तो वो देश का कैसे वो इतिहास चलेगा। फिर देखिए उसका रामायण महाभारत दूसरी तरह से पढ़ाया जाता है। मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे रामायण और महाभारत को किस दृष्टिकोण से दिखा जाता था। अभी शायद थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन ये बात अभी भी है। अगर आप रामायण और महाभारत के बारे में थोड़ी सी बात भी करें तो बोलते हैं कि रामायण तो नहीं है, ये भी तो हमारा दुखी है ये तो। लेकिन ये भी सही है कि हमारा जो दिमाग का जो इतना धुलाई हुआ है पिछले 70 साल से, और उससे पहले जितना भी हुआ है, सब जेम्स मिल और इसके बाद जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो किया है उसका ही नतीजा यही है। लेकिन फिर भी आपने जो बात बहुत शेष खत्म तो नहीं होगा, बहुत सारे चीज है, लेकिन इतना कम समय में आपने जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रत्नेश जी फिर भी एक बार फिर से भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिला की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह हमारा ज्ञान भी बढ़ता रहे। और दर्शकों, आप जितने भी हमारे साथ हैं, आप लोगों को भी शायद आनंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीक once again we are going to meet with some other new scholar, जो कि भारत के इतिहास के बारे में जो हमको ज्ञान देंगे, और भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से समझना और लिखने का प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें आप भी हमारे साथ शामिल होंगे। इसी को लेके हम अपना प्रोग्राम अभी खत्म करते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय।